नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आज फिर कश्मीर में आतंकवादियों ने कायराना हरकत, सारा देश देख रहा है क्या कायराना हरकत हुई है। 48 घंटे में 5 गैर मुस्लिमों की हत्या हुई है। टीचर्स को खींच खींच कर मारा गया है। मुस्लिमों से पूछ पूछ कर छांट दिया और फिर सिख और हिंदू भाई बहनों को गोली से मार दिया। ये क्या है? इस घृणा भरे कृत्य के बाद 2 सवाल जहन में उठकर आते हैं। पहला ये कि आतंकवादियों इस मासूम लोगों की हत्या का बदला हम कब लेंगे? और आज जम्मू कश्मीर के एलजी ने इसका जवाब दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादियों की इस टारगेट किलिंग के पीछे मकसद क्या है। आइए मकसद की कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं और मेरी रिसर्च टीम ने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि 60% कमी आई है आतंकी हमलों में। सारे आतंकी संगठन जिनकी कमर टूट चुकी है वो हताश हैं। 370 हटने के बाद 630 आतंकी ढेर हो चुके हैं और ये जून तक के नंबर हैं। हम जून के बाद के नंबर देखेंगे तो ये नंबर 630 से कहीं ज्यादा है। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि आम नागरिकों में मौत में 49% की कमी आई है। ये आम नागरिक जो रोज यूं ही गोली का शिकार हुआ करते थे। अब आपको यह भी बताना चाहती हूं कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 87% कमी हो गई है। पहले तो लोग 500 रुपए दिए जाते थे, 200 रुपए दिए जाते थे, पत्थर उठाने का, मारने का काम करते थे। आर्मी को रोज टारगेट करते थे, पुलिस वालों को रोज टारगेट करते थे। अब 87% कमी आई है। पूरे एलओसी पर कड़ाई से सीज फायर है और सेना की जो नजरें हैं सटीक तरीके से सीज फायर और बॉर्डर को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद एक और हताशा का कारण यह भी है कि बॉर्डर पार से सपोर्ट चेन बिल्कुल कमोबेश टूट गया है। सपोर्ट चेन पाकिस्तान भेजा करता था, उसकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है हमारे जवानों ने। टेरर फंडिंग की पूरी चेन तोड़ी गई है जब से हुर्रियत और कई ऐसे ओवर द ग्राउंड वर्कर्स की पूरी जानकारी ली है, रेड हुई है, इनके बैंक अकाउंट्स देखे गए हैं। न्यू कश्मीर में शिक्षा और विकास पर काम बहुत तेजी से जारी है और ये शायद आतंकवादियों को पसंद नहीं है, क्योंकि लोग अगर जाहिल रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर लोगों को पढ़ाई के काम में लगा दिया गया तो वो सवाल पूछेंगे। न्यू कश्मीर में निवेश पर जोरदार काम हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, न्यू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो न्यू कश्मीर में आतंक के साथ जो है वो मोह भंग हो चुका है लोगों का। पहले आतंक में एक रोमांटिक तरह की चीज बताई जाती थी कि ये जिहाद है, इससे आपको जन्नत मिलेगी। अब लोग कतई इस पर विश्वास नहीं कर रहे और आतंक के बॉर्डर पार हैंडलर जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए कश्मीर को दोबारा टारगेट बनाना चाहते हैं। कश्मीर में इस टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी ने आज बहुत कड़ा बयान दिया। मनोज सिन्हा जी ने क्या कहा, ये सुनिए। पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो और
जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। बिल्कुल सही कहा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने। और आज ये बहुत साफ है कि एक एक हिंदुस्तानी इसे इत्तेफाक रखता है और ये भी हम समझते हैं कि आतंकवादियों को कभी हम जीतने नहीं देंगे। सवाल पब्लिक का ये भी है कि आतंकवादियों के मारे जाने पर मानव अधिकार के शोर करने वाले लोग आज कहां हैं। सवाल यह भी है पब्लिक का कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह आतंकियों में भारी हताशा है। क्या यही कारण है कि रोज उनको नया टारगेट मिलना है, ढूंढना है? और टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों से इंसाफ कब चुकता होगा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं जुनैद मट्टू साहब, मेयर हैं श्रीनगर के। जुनैद मट्टू साहब, आज पिछले 2 दिन से जो श्रीनगर और कश्मीर में चल रहा है, लोगों ने देखा, दिल दहल गया है। लेकिन आज का वाकया कुछ इस तरह का दिल दहलाने वाला है कि किस तरह से सबसे पहले टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है और ऊपर से छांट छांट कर मुसलमानों को एक तरफ, हिंदुओं को एक तरफ करके एक हिंदू, एक सिख को गोली से मौत के घाट उतार दिया। क्या कारण हो सकता है? क्या आतंकवादी हताश हैं, नए नए टारगेट ढूंढ रहे हैं इस वक्त कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर अब नया कश्मीर बनना चाह रहा है? देखिए, वो नए, आपने जो अभी कहा कि एक डेस्परेशन हो सकती है, वो हताश हो सकते हैं, वो एक एलिमेंट हो सकता है। लेकिन जो टेररिस्ट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इंटेंशन है उसमें कभी कोई कन्फ्यूजन उनका नहीं था। उनका हमेशा इंटेंशन ये था कि कश्मीरी सोसाइटी को फ्रैगमेंट करें, माइनॉरिटीज़ पे अटैक करें, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, पॉलिटिकल रीजंस और आइडियोलॉजीज़ की बुनियाद पे सिविलियंस को मारा जाए। हमने कश्मीरी मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की किलिंग्स देखी हैं इन द पास्ट। परसों भी नायद खाई बांडीपुरा में मोहम्मद शफी लोन नाम के एक नौजवान को मारा गया। उससे पहले कश्मीरी पुलिस ऑफिसर, एक प्रोबेशनर थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया। ये हम देखते आ रहे हैं। इसके इंटरनल भी रीजंस है, एक्सटर्नल भी हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो अफगानिस्तान डायनेमिक है उसका एक इफेक्ट भी हो सकता है। इंटरनल ये भी हो सकता है कि एक रिन्यूड एफर्ट हो सकता है फ्रॉम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एलिमेंट्स कि वो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको इंटिमिडेट कर सकें। उनके लिए कभी गवारा नहीं है कि कश्मीर में मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध आपसी भाईचारे में इकट्ठे रहें, एक इकोसिस्टम में रहें, एक इंटरडिपेंडेंट डाइवर्स कम्युनिटी हो। उनकी आइडियोलॉजी के ये विपरीत है, खिलाफ है, और उनके तस्वुर में ये बात नहीं बैठ सकती। तो मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हो सकता है नाविका जी। डेस्परेशन, एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन भी है, और मुझे लगता है एक रिन्यूड जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, एक रिन्यूड उनने एक एम्फेसिस इस बात पे किया है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के जो वर्कर्स हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज टीचर्स को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये एजुकेशन के खिलाफ हैं लोग, या सिर्फ एक सबक सिखाना चाहते हैं? या फिर जब कश्मीरी हिंदुओं की बात होती है, माइनॉरिटीज़ की वापस कश्मीर वैली में आने की बात होती है, तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा एक बार सरगर्मी पकड़ लेते हैं? रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स एजुकेशन के खिलाफ हैं, एनलाइटनमेंट के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं। उनकी इंटॉलरेंस की कोई हद नहीं है। वो रिलीजियस डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे कश्मीर में। वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट थॉट, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ डेमोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब रीजंस हैं, और ये सब रीजंस पीछे भी तो रहे हैं। इन द पास्ट ऑल्सो देयर कन्विक्शंस हैव बीन द सेम। इनकी इंटेंशन भी यही रही है कि लोगों को तशद्दुद के ज़रिए से चुप किया जाए, उनकी जो आइडियोलॉजी है
उसको फॉइस्ट किया जाए लोगों पे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर में टूरिज्म हो और यहाँ के नौजवान जो हैं वो एक प्रोग्रेसिव और पीसफुल मुस्तकबिल को हासिल कर सके। ये सब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये उनकी सोच के, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। वो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी इसमें एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, जैसा ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के जो उसमें रिस्पॉन्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका जो सेंसिटिव नेचर है, जो वो कॉन्शियस है अबाउट दीज चैलेंजेस, वो इंश्योर करेंगे कि इस पे अप्रोप्रिएट एक्शन हो। लेकिन सोशल लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि किसी कन्फ्यूजन के बगैर, अनइक्विवोकली, किसी सियासी बयानबाजी के बगैर, आपकी सियासी सोच कुछ भी हो, प्रो 5 अगस्त हो या आप डिसएग्री करें 5 अगस्त से, लेकिन टेररिज्म को आप टेररिज्म बोलिए, इसको आप मिलिटेंसी ना बोलिए, इसको रेबिलियन ना बोलिए, अननोन गनमैन ना बोलिए। और ख़ासकर खसूसन मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ, मैं सुपिंदर कौर जी के घर भी गया था, कि एज अ सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ढाल बन के खड़े हों अपने पंडित कम्युनिटी के सामने, अपने सिख कम्युनिटी के सामने, और इन एलिमेंट्स को एक अनइक्विवोकल स्ट्रॉन्ग मैसेज दे कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल होने नहीं देंगे। जुनैद मट्टू जी, आपने सोशल लेवल पे कहा, लॉ एंड ऑर्डर लेवल पे कहा, लेकिन सियासी लेवल पे हम क्या करेंगे? क्योंकि कल ही पीडीपी ने आह्वान किया है कि हमें अगर टेररिज्म को सॉल्व करना है तो हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि क्या हम इस वक्त जो पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, हम पाकिस्तान से बात करना चाहें? और महबूबा मुफ्ती जी का तो ये स्टैंड रहा है कि हमें टेररिस्ट के खिलाफ, ये तो हमारे अपने लोग हैं, इन्हें हम टेररिस्ट कह कैसे सकते हैं, और हमें इन्हें बचाना चाहिए। इस तरह की सियासी बयानबाजी जब होती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं टेररिस्ट का, आतंकवादियों की हौसला अफजाई होती है? देखिए, महबूबा जी ने क्या बोला है, उनका क्या सोचना है, उसमें तो मैं आई कांट कमेंट। वो उनकी अपनी रीजंस, कन्विक्शंस और बिलीव्स होंगी, वो क्या कहेंगी। जहाँ तक मेरा कहना है या हमारी तंजीम का भी कहना है, आवर पार्टी प्रेसिडेंट ऑल्सो वेंट टू सी मक्खनलाल बिंद्रू साहब्स फैमिली। हम बड़ा क्लियर हैं इस मामले में कि ये बेगुनाहों का जो कत्लेआम है, इसके वजूहात न ढूंढे जाएं, इसमें रीजंस या जस्टिफिकेशंस या ये सटल न्यूआंसेस न डाले जाए। काश वो वहाँ गई थी बिंद्रू साहब के घर, काश वो वहाँ इसको कंडेम करती, अनइक्विवोकली करती। फिर उसी बात में ये बात डालना कि देखिए पाकिस्तान से बातचीत करें, वो अलग बोले ना। जिस दिन ये कत्ल हुआ हो, कत्ले नाहक एक बेगुनाह का हुआ हो, उस दिन ये बातें कहना इज कंटेम्पचुअस टू बोथ द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एंड द मेमोरी ऑफ समबडी हु हैज बीन किल्ड सो मर्सिलेसली। जुनैद मट्टू जी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है आपसे इत्तेफाक रखेगा कि कम से कम किसी की जनाजे के समय तो उसे चैन से रहने दें, कम से कम तब तो उसके गम और उसके जितने ज़ख्म हैं वो ना कुरेदे जाएं। लेकिन भारत मेरे ख्याल से इस वक्त दृढ़ फैसला कर चुका है कि इसका जवाब दिया जाएगा, बेगुनाहों को यूं ही बस खामोश मरने नहीं दिया जाएगा। जुनैद मट्टू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी गो अक्रॉस। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी से, और हमारे साथ हैं माजिद हैदरी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। माजिद हैदरी जी, आप कश्मीर से हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आप जितने लिबरल्स हैं, जितने ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, ये आज खामोश क्यों हैं? क्यों एक लफ्ज़ नहीं निकलता आपके मुंह से? क्यों नहीं कहते कि यूं मजहब पूछ के अलग अलग करना और हिंदू और सिख को गोली से मार देना, ये कौन सा मजहब सिखाता है? ये कौन बता रहा है? आप हमेशा कहते हैं कि मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके सामने
सारे सबूत शामिल हैं कि किस तरह से ये आज इनोसेंट्स को टारगेट करके मारा गया। आज थोड़ा सा अपने जहन के अंदर देखेंगे, अपनी आत्मा को टटोलेंगे माजिद हैदरी साहब। देखिए नाविका साहिब, आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदुओं को मारा जाना, सिखों का मारा जाना, मुसलमानों का मारा जाना, वो बंदूक से मारे जाए या फिर वो मोटरसाइकिल में लखीमपुर सीकरी में गाड़ी के नीचे चलाए जाए, सबूत हर चीज के सामने है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो कश्मीर में हो रहा है उसे दहशतगर्दी कहेंगे, लेकिन जो यूपी में लखीमपुर में सीकरी में हुआ उससे हम दहशतगर्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि सबूत दोनों के खिलाफ है। लेकिन एक जगह हमारा एक ऐसा पड़ रहा है उनकी तरफ कि हम सेपरेट। आप क्या कह रहे हैं माजिद हैदरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप आतंकवादियों की तुलना उससे कर रहे हैं जो लखीमपुर में हुआ। आप अपने देश को रोज यूं बैठ के बदनाम किया करते हैं माजिद हैदरी साहब। आपको कभी अपने से कोफ्त नहीं होती कि आपके मुंह से ये लफ्ज निकलते कैसे हैं? जो इंसान अपना एक जमीर रखता है, कहीं कोई कॉन्शियस होगी उसकी, वो कभी अपने ही देश को, जिसकी हवा, जिसकी मिट्टी, जिसका खाना वो खाता है, उसके पेट पर इस कदर लात मारा करता है, इस तरह के अपशब्द निकाला करता है। वहां अगर लॉ टूटा है तो इस देश का कोई नागरिक जो है किसी को यहां से निकलने नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस सारे मैटर को। आपको कम से कम इस बात की, लखीमपुर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आतंकवादियों को शय दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको इस लहजे से बात करने? देखिए नाविका साहिबा, आज मैं जान हथेली पे लेके आपकी डिबेट में, अगर आप बात नहीं करने देंगे मैं डिबेट से निकल जाऊं। हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। अगर आप मैं बंदूक लेकर नहीं आती, लेकिन आपके जो शब्द हैं गोलियों की तरह चलते हैं, सीना छलनी कर देते हैं हर भारतीय का। देखिए, उन भारतीयों का भी सोचिए जो लखीमपुर सीकरी में मरे, उस पीलू खान का भी सोचिए जो दहशतगर्दी से मरा। आप दहशतगर्दी केवल कश्मीर में होगी हत्याओं को क्यों कहती है? आप लखीमपुर सीकरी को भी कहिए ना वो दहशतगर्दी है, मैं आपके साथ हूं। हम दोनों मिलकर कहिए दहशतगर्दी। आपकी कंडीशनैलिटीज आप तक, सुधांशु त्रिवेदी जी, इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं देखिए जो माजिद हैदरी ने कहा वो बहुत ही दुखद है। मैं माजिद हैदरी से कहना चाहूंगा, साहब कश्मीर में क्यों कहते हैं दहशतगर्दी? याद करिए नारे क्या लगते थे, लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, और आगे बंदूक के दम पर आजादी। अब ये बंदूक के दम पर आजादी का क्या मतलब है? ये तो सीधे सीधे दहशतगर्दी है। जब जाकिर मूसा ये कहता था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, आप सब लोगों के मुंह में दही जमा रहता था। और याद करिए महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि आईन ने हमें एक झंडा दे रखा था, जब तक हमारा झंडा बहाल नहीं होगा। एक कश्मीर का झंडा हुआ करता था जो इतिहास का पात्र हो गया। मगर माजिद हैदरी साहब ये बताइए, एक बताइए आंदोलन जिसमें वो कश्मीर का तथाकथित झंडा दिखाओ। झंडे किसके दिखते थे? ISIS के, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके झंडे दिखते थे, लहराए जाते थे, बंदूक के दम पर आजादी के स्लोगन लगाए जाते थे, और खुलेआम गोलियां चला के लोगों को पीट पीट कर मारा जाता था। जैसे आपने कहा, ठीक है साहब, लखीमपुर में कुचल कर भी लोगों की डेथ हुई है और लाठियों से पीट कर भी डेथ हुई है। पर मैं पूछना चाहता हूं, तमाम बार जुमे की नमाज के बाद भीड़ निकलती थी मजहबी नारे लगाते हुए और किसी को भी पीट पीट कर मार देती थी। इंस्पेक्टर अयूब पंडित की मौत आपको याद होगी, कितनी बार लोगों ने उनके बारे में बोला, बताइए कितनों ने अफसोस जाहिर किया, कितनों ने मजम्मत की उन लोगों की। ये खुलेआम दहशतगर्दी। और उसके बाद आप यहां अब बताइए, पाकिस्तान जो दुनिया में टेररिज्म का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस तक में खड़े होकर कश्मीर का इशू उठाता है। आप किस चीज की तुलना किस चीज से करना चाहते हैं? कम से कम यहां पर थोड़ी ईमानदारी रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो आपने ये कहा कि माइनॉरिटीज, हिंदू और सिख, अरे भूल जाइए माइनॉरिटीज को। आप बताइए इस्लाम में क्या बचा? बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था सूफी सिलसिलों का कश्मीर में। सूफियों के 4 सिलसिले हैं ना, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। आज बताइए चारों के एक मरकज का नाम बताइए कश्मीर में। कुछ नहीं बचा भाई। मैं आपका अपना इस्लाम की जो तहजीब थी वो नहीं बची, बाकी की तो बात छोड़ दो। शब्दों में बता दूं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा।
आपने तो कहा था 5 अगस्त के बाद तो यहाँ पे अमन की नदियां बहेंगी, तरक्की की नदियां बहेंगी। यहाँ तो खून के दरिया बह रहे हैं, जहां देखो खून का दरिया बह रहा है। आपने आंकड़ों की बात की, नाविका साहिबा ने हर चीज में आंकड़े के 100% यहाँ पे आतंक कम हुआ है, 100% तरक्की हुई है। इन सब आंकड़ों को मल्टीप्लाई बाय 0 कीजिए, क्योंकि मैथ्स का एक लॉ है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कोई आप आंकड़े बताते हैं ना, जब यहाँ सिविलियन मरता है बेचारा, कोई भी व्यक्ति मरता है, तो ये सब आंकड़े 0 हो जाते हैं। क्या हो रहा है? पहले पत्थरबाजी होती थी, अब ग्रेनेडबाजी होती है। अभी तक सिविलियन गली गली नहीं मरते थे। माजिद हैदरी साहब, मुझे लगता है स्मृति बिंदु ही आपके लिए काफी है। सुन लीजिए, बाप खोया उसने, कल ही खोया, और कल ही जिस तरह से उसने अपनी हिम्मत दिखाई, देश कायल है उसका। और यहां हैं आप, सब कुछ मिल रहा है आपको, सब कुछ पा रहे हैं आप, लेकिन आपकी तकलीफें खत्म नहीं होती। ये तकलीफ है सुधांशु त्रिवेदी जी, या जहर उगलने की इनको आदत पड़ चुकी है? मैं बता रहा हूं, देखिए आज आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो फौज पर हमले होते थे, फौजी ठिकानों पे हमले बंद हो गए, पत्थरबाजों का हुजूम निकलना बंद हो गया, जुमे की नमाज के बाद निकलती हुई भीड़ जो किसी को भी मार देती थी वो बंद हो गया, सीआरपीएफ के ऊपर हमलों में बहुत कमी आ गई। अब ये इस बात का प्रमाण है कि जब पूरी तरीके से वो फौजी ठिकानों पर और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं, तो महज बौखलाहट और खिसियाहट में वो ये जारयत कर रहे हैं कि मासूमों को निशाना बना रहे हैं। ये दर्शाता है कि वो अब पूरी तरीके से चूक गए हैं। और आश्वस्त रहिए कि हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरीके से सख्त है। कहां से हमने शुरू करके कहां तक पहुंचाया, और मासूमों के साथ होने वाले किसी भी अत्याचार को हम पूरा हिसाब लेंगे। और यह दर्शाता है कि वो लड़ाई के आखिरी मुकाम पर आ गए। बिल्कुल पूरा हिसाब लिया जाएगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। भारत कभी भी आतंकवादियों को जीतने नहीं देगा, जितना भी जहर उगल लें आप। माजिद हैदरी जी, याद रखिएगा कि आपने किंतु परंतु में आज मानव अधिकारों के लिए भी अपना सर ऊंचा नहीं किया। जिनकी नजरों को झुकना चाहिए, वो सर इस कदर झुका कर बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के आगे इनके सर भी नहीं उठते। घुटने टेक दीजिए, सर झुका लीजिए, नजरें झुका लीजिए, क्योंकि आज के बाद कम से कम किसी कश्मीरी से आप नजरें मिलाते हुए शर्मसार महसूस करेंगे अपने आप को।